हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास 12 के लिए अध्याय नंबर 3 और रसायन विज्ञान है। रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। इसमें हम कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अपना शायद तीसरा वीडियो है। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर क्या हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। आ जाए, हेडिंग बनाइएगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण, वेग स्थिरांक का समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण, स्थिरांक का समीकरण, ये अपना हेडिंग है, ठीक है। इस हेडिंग के मुताबिक हम क्या करेंगे, वेग स्थिरांक का समीकरण लिखेंगे। किसके लिए भाई? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण लिखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम मान लेंगे कि माना कोई अभिक्रिया है, ठीक है। प्रूफ करेंगे, कहीं ये निगमन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, वीआईपी है। देखिए, बहुत इजीली प्रूफ करेंगे इसे, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली काम आप लिख लीजिएगा इसके प्रूफ में कि मान लीजिएगा कि माना कोई अभिक्रिया है, ठीक है। माना कोई अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है? तो R से P तक जा रही है, ठीक है। माना कोई अभिक्रिया है, R अभिकारी है, इसमें क्या है? P उत्पाद है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है इसमें कि हम एक कथन लिखेंगे कि यदि, ठीक है, यदि T बराबर 0, ठीक है, T बराबर 0, तो अभिक्रिया जो होगी, अभिक्रिया मतलब R जो होगा वो R0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया की सांद्रता जो होगी T बराबर 0 पर 0 ही रहेगी, मतलब अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। T बराबर 0 का मतलब ये है कि अभी समय स्टार्ट नहीं हुआ है, तब अभिक्रिया क्या हुई है? अभी स्थिर ही रहेगी। और जब अभिक्रिया स्थिर रहेगी तो इसको हम R0 से लिखेंगे, मतलब यही R0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें लेना देना नहीं है, उत्पाद को प्रूफ नहीं करना रहता है, इसको प्रूफ करना रहता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद यदि आगे चल के, ठीक है, यदि T बराबर 0 तो R बराबर क्या हो जाएगा? R0 के बराबर, ठीक है। जस्ट इसके बाद यदि T बराबर T ले लें हम, T बराबर क्या ले लें? T, मतलब अब अभिक्रिया T समय बीत गई है, ठीक है। तब जो ये R होगा ना वो RT के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा भाई? RT के बराबर हो जाएगा। R क्या है? सांद्रता है, किसकी? अभिकारक की सांद्रता है, ठीक है, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में। पहली काम आपको यही करना है, T बराबर 0 पर अभिक्रिया क्या है भाई? 0 है, अभिक्रिया की सांद्रता 0 है। T बराबर T पर, इसका मतलब ये है कि T समय बीतने के बाद अभिक्रिया की सांद्रता क्या हो जा रही है? RT के बराबर हो जा रही है, ठीक। ये काम कीजिएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बस इतना हो गया। तो अब हम लिखेंगे इस अभिक्रिया का दर समीकरण, ठीक है। अभिक्रिया की दर समीकरण क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया की दर समीकरण, यहां लिखे शून्य कोटि अभिक्रिया की, शून्य कोटि अभिक्रिया की दर समीकरण। दर समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिएगा। दर समीकरण क्या होगा? जब अभिक्रिया की R माने तो इसके लिए अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? दर समीकरण, शून्य कोटि की लिखना तो माइनस, दर समीकरण लिखते समय माइनस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो अभिकारी की संख्या धीरे धीरे घटती है और उत्पाद की संख्या धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है। ये चीज याद रखना। तो ये माइनस चिन्ह इसलिए ऐड हो रहा है यहाँ पर, dr बटे में आप dt लिखे यहाँ पर, ठीक है। dr बटे में dt, मतलब t के सापेक्ष सांद्रता क्या हो रही है भाई? घट रही है, मतलब समय के साथ सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं। और माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि अभिकारी की सांद्रता घट रही है और इसकी सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। बस सिंपल माइनस लगा दिया जाता है, ठीक है, बराबर, ठीक है। समानुपाती माइनस dr बाई dt समानुपाती क्या होता है? या बराबर ले ले, या समानुपाती, शून्य कोटि अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं
समानुपाती r पावर 0। कोई दिक्कत? क्योंकि कल हम शून्य कोटि अभिक्रिया की दर समीकरण पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर यदि r रहेगा तो इसके लिए dr/dt समानुपाती r की पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब यहां से क्या होगा, जब हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, ठीक है, तो माइनस dr बटे में dt तो रहेगा बराबर समानुपाती चिन्ह हटाने से एक नियतांक आएगा k। क्या आएगा भाई? k। और r के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? 1। किसी भी संख्या के पावर 0 रहे तो इसका मान क्या होता है? 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका मान तो पूरा 1 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 1 लिख ले। 1 से k में गुणा करेंगे तो k ही आएगा, कुछ नहीं करना। अब dt को आप इधर भेज दें, तो माइनस dr बटे में dt को नीचे से हटाए, dt को किधर भेज दे भाई? इधर गुणा कर दे। k से इसमें गुणा करेंगे तो k बनेगा, dt इधर जाएगा तो क्या बना देगा भाई? k dt ऐसे बनेगा, क्योंकि बराबर की इस साइड जब गुणा करेगा तो ऐसे जाएगा, k में जाके क्या करेगा? ये गुणा करेगा dt। तो ये कुछ बना, ठीक है, क्या बना? माइनस dr बराबर k dt। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जो ये पहली लाइन में जो हम लिखे हैं, अब इसका प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे, आई मीन इंटीग्रेशन का जब साइन लगाएंगे, तो लिमिट के लिए ये मान रखेंगे जो स्टार्टिंग में जो काम किए थे। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये चीज लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जैसे समाकलन करेंगे, आई मीन देख ले, दिखाई दे रहा है कि ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन, देखिए माइनस डी है, माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी है। तो दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे ना, तो समाकलन का साइन ऐसे होता है, देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। इस साइड क्या है? माइनस डी आर है भाई, तो माइनस डी आर लिखेंगे बराबर। फिर इधर साइड भी लगाएंगे समाकलन, के है तो के, डी टी है तो डी टी। कोई दिक्कत? यहां तक बात है, समझ में आएगा। ये साइन है किसका भाई? समाकलन का, समाकलन का ये चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए लिमिट कैसे लगाएंगे। यहां पर लिमिट रखेंगे क्या? r0 जब समय 0 है, मतलब t का मान क्या है भाई? यहाँ पर 0 है, जब समय 0 है, और t बराबर t पे, देखिए t जब 0 है तो 0 लिमिट, उस समय r किसके बराबर है? r0 के बराबर है। r0 नीचे लिखिए। ठीक है, t बराबर t पर, t जब t हुआ है, मतलब t समय बीतने के बाद लिमिट क्या हो जाएगी? rt हो जाएगी, अपर लिमिट rt। ऐसे कर देना, बड़ा वाला नहीं, यहाँ पर t लिखना, rt। ठीक है, हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बस केवल समाकलन करना है। माइनस चिन्ह बाहर ले लें तो माइनस बाहर आ जाएगा भाई। और dr का समाकलन क्या हो जाएगा? या एक चीज याद रखिएगा, जब यहाँ पर dx रहता है, बेसिक है भाई, क्लास 12 वाले पढ़ते होंगे सब समाकलन में, मैथ का ये कॉन्सेप्ट है, और फिजिक्स में भी ये यूज होता है। ठीक है, तो भाई केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में कभी कभी आ जाता है, क्या कि नाम में रासायनिक बलगतगी। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, dx है तो ये dx का जो समाकलन रहता है ना, ये जो x रहता है बस x लिख दिया जाता है। तो वैसे ही यदि हम dr का समाकलन यदि हम आपसे पूछ दे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? dr ही तो लिखा है, माइनस को हम बाहर ले लिए हैं, तो dr का समाकलन क्या बनेगा जरा बताएं? dr का समाकलन क्या होता है? r। तो r लिख दे यहाँ पर। ठीक है, लिमिट क्या रखे? r0 से rt, तो यहाँ पर लिखे r0 और ऊपर लिखे क्या? rt। इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, इसको अपर लिमिट कहा जाता है। अब बराबर इतनी काम करने के बाद अब क्या करना है? देखिए इसका भी समाकलन करेंगे। देखिए यहां पर जो k है ना, ये कांस्टेंट राशि बाहर आ जाती है। ठीक है, अचर पद है, तो जब भी ऐसे रहे आपके सामने a dx ऐसे करके, तो a जो होता है ना, x के सापेक्ष समाकलन करना है, आई मीन x के साथ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहां पर देख लो, जैसे करोगे इंटीग्रेशन तो a जो होगा बाहर आ जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा तो बनेगा क्या? अंदर dx बनेगा। और तुम अभी जानते हो कि dx का समाकलन क्या होता है? x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a, और ये पूरा का समाकलन क्या हो जाएगा? x। तो तुम्हें मालूम चल गया होगा k क्या हो जाएगा भाई? बाहर, तो k बाहर ले लो, कोई दिक्कत। और dt का समाकलन क्या हो जाएगा?
जब इंटीग्रेशन dt हो तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, केवल t हो जाएगा। तो यहां से केवल क्या बचेगा, t बचेगा। लिमिट बोलो 0 से t, कोई दिक्कत, 0 से लिमिट क्या तक गई, t तक। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t है। अब देखें यहाँ पर क्या करना है, क्या किया जाता है लिमिट के कंसेप्ट में, पहले अपर लिमिट रखा जाता है, फिर माइनस लोअर लिमिट रखा जाता है। ठीक है, कैसे देखें, इस r की जगह पे सबसे पहले आप अपर लिमिट रखें, माइनस को ऐसे ही बाहर रखें। अपर लिमिट रखे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर RT बनेगा, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट किया जाता है इसी r की जगह पे, तो क्या हो जाएगा R0। कोई दिक्कत, ये RT है, अच्छे से बना ले भाई, RT। ठीक है, बराबर इधर आ जाए, वही काम इधर करे, के लिखे, ब्रैकेट लगा दे, एक बार अपर लिमिट t हो जाएगा और माइनस में यहां पर क्या बचेगा भाई 0। कोई दिक्कत, t माइनस 0 हो जाएगा t की जगह पे, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इस माइनस को कॉमन लेकर इस माइनस को प्लस बना लीजिए। जैसे हम अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और R0 पहले आ जाएगी इसके जगह पे, R0 पहले आ जाएगा और माइनस के RT बाद में चला जाएगा। क्यों हुआ, माइनस कॉमन लेने पर, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, और बराबर इधर क्या बचेगा भाई, k है तो k, t में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, t ही बचेगा। k में से या t में से 0 घटाओगे क्या बचेगा, t ही बचेगा। अब देखो कुछ नहीं करना, प्रूफ हो गया। यहां से यदि हम k का मान निकाले तो k बराबर क्या निकलेगा, t इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या करेगा भाई, t भाग देगा। जब k t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब t k के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो जब इक्वल के इधर जाता है ना, आई मीन बराबर के इधर जाता है, तो ये डिवाइड कर देगा इधर वाले में। तो इधर कौन बचे भाई, R0 माइनस में RT, R0 माइनस में RT, अब बटे में नीचे क्या आ जाएगा t। ये जो है ना भाई R0 बटे में t, ऐसे t बना लो बेहतर रहेगा। ठीक है, R0 बटे में t, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIP है, प्रूफ हो गया, यही है प्रूफ। ठीक है, ये k है, k क्या है, अभिक्रिया की वेग स्थिरांक, R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, RT क्या है, t समय बीतने के बाद सांद्रता, और t क्या है भाई, समय है। तो आपसे कोई भी पूछे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण बताया, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि k बराबर R0 माइनस RT बटे में t होता है। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये k है, सही से बना ले भाई, बस यही प्रूव करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, VIP है, तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई मीन जहां तक उम्मीद होगा समझ में आया होगा, बस इतना ही करना है, देख लें, और ये आएगा तो 3 या 4 नंबर में आएगा, और ये आता ही है भाई। ये जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले से आप कह रहे होंगे कि जो देखो वो हेडिंग हम कह रहे होंगे कि भाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, अब रियली इंपॉर्टेंट है तो ही मैं कह रहा हूँ भाई, अन्यथा नहीं कहता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोग अच्छे से देख ले, ऐसे ही प्रूफ करना है। ये रहा कुछ इधर कुछ साइड में, बस बात खत्म। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण प्रूफ। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो आप लोग उतार लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, मिटाते हैं इसे फिर। देख ली भाई, ऐसे ही प्रूफ करना है। ठीक है, अब देख लें नेक्स्ट, आप लोग हेडिंग बनाइएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया, नेक्स्ट हेडिंग का नाम है भाई क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंग्लिश के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया इंग्लिश के लिए भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इससे पहले जो पढ़े थे रिएक्शन वो शून्य कोटि अभिक्रिया है, और इंग्लिश वाले बच्चे के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखे भी थे, आप लोग देख सकते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे तो सिंपल बोलिएगा
कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसकी दर जो होती है ना, वो सांद्रता के क्या होता है भाई? समानुपाती होता है, बस। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसकी दर, वह अभिक्रिया जिसकी दर, वह अभिक्रिया जिसकी दर, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं, बस यही है प्रथम कोटि अभिक्रिया। आपसे कोई पूछ दे प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बोलिएगा कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि dx/dt जो होता है, अभिक्रिया की जो दर होता है, वो समानुपाती होता है किसके भाई? अभिकारकों की सांद्रता। मतलब कोई अभिकारक है, ए से पी में जा रहा है भाई, ये सांद्रता पर निर्भर करती है प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसके पावर में आप 1 लिखिएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया में पावर में क्या रहता था? 0, और इसमें क्या लिखिएगा? ए। इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता की क्या होता है? समानुपाती होता है, डिफिनीशन के मुताबिक। ठीक है, अब यहां से यदि हम ये चिन्ह हटाएं, क्या होता है? ये समानुपाती चिन्ह, तो यहाँ पर dx बटे में dt बराबर एक नियतांक मिलता है k, और a के पावर 1 का मतलब क्या होता है? a होता है। ये होता है इंपोर्टेंट इक्वेशन। किसके लिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर समीकरण का यही सूत्र होता है, dx/dt बराबर k a। a जहां है ये सांद्रता है, किसकी? अभिकारी की सांद्रता। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता मत बताना, अभिकारी की सांद्रता होती है। ठीक है, अब यहां से क्या पूछता है? एक पॉइंट कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक बताते हैं, तो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट पूछता है, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है भाई? प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट क्या होता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है भाई? तो इसी से हम बना सकते हैं। इसका देखिए, इसका होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर सेकेंड, और के तो वेग इस तरह के ए से निकाले। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ए का मोल प्रति लीटर। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, या इसी को बहुत लोग समय इनवर्स भी कहते हैं, समय इनवर्स। कोई दिक्कत? कैसे आया ये देखें, क्योंकि हम जानते हैं dx बटे dt का मात्रा क्या होता है? मोल प्रति लीटर सेकेंड। ठीक है, मोल प्रति लीटर सेकेंड बराबर के को के ही रहने दे। ठीक है, ए जो है इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। अब मोल प्रति लीटर है, तो मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो के बराबर क्या बनेगा? यहां से 1/सेकेंड बनेगा। 1/सेकेंड। सेकेंड को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसी को हम कहते हैं सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स भी वही मात्रक होता है, ये बात याद रखना। आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये बताए सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक है, हालत खराब हो जाएगा इंसान की। ये केमिस्ट्री से निकल के आया है। ठीक है, और फिजिक्स में भी एक क्वांटिटी है भाई, एक राशि है जिसका मात्रक ये होता है सेकेंड इनवर्स। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए वो राशि कौन है भाई। ठीक,
और प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स या समय इनवर्स। ठीक है, याद रखिएगा कैसे निकला ये भी दिखा दिया, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर ले। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे कहते हैं भाई, इसका दर समीकरण ये है, इसका मात्रक ये है। ठीक, चलते हैं अब इसका निगमन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी जस्ट प्रूफ कराएंगे, तब तक आप लोग उतार लीजिए अच्छे से। जैसे कि देख सकते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इस टॉपिक में दो ही मात्र निगमन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ इसमें तो कोई ना कोई एक आ ही जाता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कोई एक प्रूफ अच्छे से देख लीजिएगा और बार बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अन्यथा बहुत बुरे फंसेंगे, पहली बार बता दे रहे हैं। तो अच्छे से देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात वही काम करेंगे जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए किए थे। सबसे पहले अभिक्रिया एक मानेंगे, तो मान ले कि माना कोई अभिक्रिया है, कोई माना कोई अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है भाई, आर से पी, यही ले ले, आर से पी में कोई एक अभिक्रिया मान लिया। ठीक है, ये अभिकारी है, ये उत्पाद है। हम इसके लिए क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहली बात यदि वाला कंडीशन लिखे, यदि टी जो है 0 है तो आर जो होगा वो आर नॉट के बराबर हो जाएगा, सिंपल वही काम। ठीक है, यदि टी जो है वो किसके बराबर हो जाए भाई, टी जो है ये टी के बराबर हो जाए, तो आर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर टी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये काम करने के बाद आप क्या करना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर समीकरण लिखना है। ठीक है, ठीक है, क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जब दर समीकरण लिखेंगे तो क्या अभी जस्ट लिखे ना, दर समीकरण क्या होता है भाई, dx अपन ऐसे करके लिखे थे कुछ, dx अपन dt बराबर k a के पावर 1 लिखे थे ऐसे करके कुछ। तो बस यही लिखना है यहाँ पर। क्या लिखेंगे, इसका r जब माने तो r के सापेक्ष करेंगे और माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका, दर लिख रहे हैं तो दर के लिए माइनस लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभिकारक घटता है। ठीक है, तो इसलिए माइनस dr बटे में dt करेंगे और बराबर लिखेंगे क्या, k r के पावर 1। ये होगा, यदि a मानेंगे तो यहाँ पे a रहेगा, r मानेंगे तो r मान के हम हल कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखिए r की पावर यहाँ से क्या करेंगे, dr बटे में dt बराबर, यहाँ से देखिए r की पावर 1 करेंगे, क्या होगा, r ही आएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा भाई, k और r की पावर 1 का मतलब r। ठीक है, किसी भी संख्या की पावर यदि 1 हो तो समझ जाइए कि वही संख्या उतार दीजिएगा। जैसे कि यदि हम आपके सामने लिख दें कि 5 की पावर 1, तो इसका आंसर कितना होता है, 5 ही होता है। यदि हम कहते हैं 100 की पावर 1, इसका मतलब क्या, 100 ही होगा। वैसे ही r की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या, r। ठीक है, अब देखिए बेसिक मैथ है भाई ये। अब यहाँ देखिए, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, r को नीचे लेके आइए t की जगह पे, मतलब त्रिया गुणा करके, और dt को यहाँ भेज दीजिए इसके जगह पे, r की जगह पे। तो क्या होगा, जब ये आएगा तो माइनस dr बटे में r होगा। कोई दिक्कत, dt जब इधर जाएगा तो क्या बनाएगा भाई, k dt बनाएगा कि नहीं, त्रिया गुणा करने पर, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सिंपल क्या करना है भाई, सिंपल दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन। सीबीएसई बोर्ड वाले क्या लिखेंगे भाई, स्क्वायरिंग, ये इंटीग्रेशन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आई मीन इंटीग्रेट करने पर दोनों पक्षों का। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड आप लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, जैसे हम समाकलन करेंगे ना, तो समाकलन का चिन्ह आप तो जानते हैं, भली बात है भाई। ये चीज अब यहां हम लिख रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाए, माइनस लिखे, डी आर लिखे बटे में
क्या लिखे, नीचे क्या है भाई, नीचे आर है, आप यहाँ पे आर लिखे, बराबर क्या लिखेंगे इधर, के है, इंटीग्रेशन के dt, कोई दिक्कत। अब लिमिट बस फटाक से बता दो, लिमिट क्या होगा, जब समय 0 t बराबर 0 पर लिमिट आर नॉट हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आर टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। वही काम जो शून्य कोटि अभिक्रिया के साथ किए थे वही काम यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पर बस एक चीज याद रखना, माइनस है, माइनस तो भाई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बावजूद। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर बेसिक मैथ है, यदि आपके सामने इंटीग्रेशन ऐसे लगा हो, ठीक है, और यहाँ लिखा हो dx बटे में 100 हो, ठीक है, dx बटे में 100 हो, तो इसका आंसर जो निकल के आता है ना, लॉग लगा के x लिख दिया जाता है, ये आंसर होता है। तो क्या तुमको दिखाई दे रहा है, क्या ऐसे ही यहाँ पे लिखा है dr बटे में r, बस r है, यहाँ पर r के सापेक्ष किया गया है समाकलन। तो हम इसको ऐसे लिख के, तो हम क्या लिखेंगे, इसको पूरी को फैक्टर को भाई माइनस को बाहर ले लो, तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x है तो x लिखेंगे, r है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद, लिमिट बोल दो, लोअर लिमिट r नॉट है, अपर लिमिट rt है, बराबर इधर आ जाओ, k है, बाहर आ जाएगा भाई k, अंदर कौन बचेगा, dt के समाकलन क्या होता है भाई, t ही होता है, अपर लिमिट बोलो t, लोअर लिमिट 0, एक बार अपर लिमिट रखा जाता है, एक बार लोअर लिमिट रखा जाता है। तो सबसे पहली बात, इस लॉग को लॉग ही के अंदर r की जगह पे ये चीज रखा जाता है, कैसे देखो, मैं बेसिक मैथ है क्लास 12 का, ये रखो यहाँ पर, तो क्या बनेगा भाई, लॉग rt बनेगा, पहले अपर लिमिट रखा जाता है, फिर माइनस, एक बार लोअर लिमिट रखो यहाँ पे, तो लॉग क्या बनेगा भाई, लॉग r नॉट बनेगा, और बराबर इधर क्या बनेगा, k, एक बार लिमिट रखो t, तो t बनेगा, और माइनस 0 रखोगे तो क्या बनेगा भाई, 0, सिंपल। अब यहां से हम क्या करेंगे, वही काम माइनस से कॉमन लेके इसको हम क्या कर देंगे भाई, प्लस बना देंगे, ठीक है, तो माइनस यहां से कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो पहले जो दूसरा पद ही पहले पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा लॉग आर नॉट, और माइनस लगा के लॉग आर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर टी, फिर ब्रैकेट बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं, यहां से के बचेगा, और टी में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा भाई, केवल टी ही बचेगा, कोई दिक्कत, बोलो। अब यहां से आपको क्या करना है, बस एक सिंपल लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, बस इसका केवल फॉलो कर लो आप, देखो तुरंत प्रूफ हो जाएगा। यहां हम लिख दे रहे हैं खुद, कहीं भी आपके सामने यदि ऐसे लिखा हो, लॉग का ये फार्मूला होता है भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा हो, तो हम इसको मैथ के लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लिखते हैं लॉग लगाकर, लॉग ए को ऊपर लिखेंगे और बटे में बी को नीचे रखेंगे, भाई ये ही लॉग की सिंपल प्रॉपर्टीज है, बस इसी का फॉलो करेंगे यहाँ पर, मतलब इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। अब देखिए कुछ नहीं करना है, क्या आपको दिखाई दे रहा है ए माइनस बी की तरफ, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग लगा के ए बटे में बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, तो क्या लिखेंगे, लॉग आर नॉट बटे में आर टी, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इसमें बेस ई छिपा रहता है, जो हम लिखे नहीं है, हर जगह ई बेस ई छिपा रहता है इसमें लॉग के साथ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बेस ई लगा सकते हैं, बराबर के है तो के, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां से हम बोले के का मान बता दो, तो के का मान क्या निकल के आएगा, के, तो टी इधर जाके गुणा करेगा भाई, तो के बराबर टी जब इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो कैसे गुणा करेगा, तो 1 टी लॉग आर नॉट बटे में आर टी हो जाएगा, बेस में ई छिपा रहता है, ठीक है, बेस में ई लिखा जाता है लॉग के साथ, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, बस लॉग बेस ई को हटाना है यहां से, ठीक है। एक चीज याद रखना है, ये भी लॉग का एक प्रॉपर्टीज होता है भाई, यदि लॉग बेस में ई है, यदि यहां पर हमें 10 बनाना हो, लॉग ई को हटाना है, बेस में जो ई है उसको हटाना हो, और यहाँ पर 10 लगाना हो, तो हम इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लॉग लगा के, और यहाँ पर बेस में इस बार क्या लिख देंगे 10। ये लॉग की सिंपल प्रॉपर्टीज होती है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम ये ई हटा के 10 लगाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, के बराबर, इसमें ये हटेगा तो 2.303 से जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर लिख दीजिएगा डायरेक्ट यहाँ पर, के बराबर, जब इसमें आप गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1/t होगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा, और आर नॉट बटे में आर टी हो जाएगा। और किससे गुणा करना है, 10 लगाए तो 2.303 से। तो इसको पीछे मत लिखो, टी एक से इसमें गुणा करके इसके टी के ऊपर लिख दो यहाँ पर। तो के बराबर फाइनल इक्वेशन तुम्हारे सामने क्या मिलेगा, के बराबर, प्रूफ हो गया। बस ये थोड़ा लेंदी है भाई, ये वही नंबर में थोड़ी आता है, 4 नंबर का आता है, तो थोड़ा सा तो भाई क्रिटिकल हो गई, और उतना भी क्रिटिकल नहीं, बहुत इजीली हो गया। 2 से इसमें गुणा करते क्या हो जाएगा, 2.303। अब बटे में नीचे टी है तो टी लिख लो, लॉग है तो लॉग, बेस में 10 है 10 लिख देना, आर नॉट बटे में आर टी। ये जो है ना, ये फार्मूला है किसका भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण यही सूत्र होता है, ठीक है। अच्छे से देख ले भाई, वी आई पी है, वी आई पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देख लिए, ये भी प्रूफ हो गया भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आता ही आता है भाई, ठीक है। नोट डाउन कर लो, अभिनय से प्रैक्टिस कर लो इसका भाई, एकदम आएगा, ये दिखाई देगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन कर ले, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अभिक्रिया की अर्ध आयु, ठीक है। और उसमें भी हल्का फुल्का निगमन एक है, 2 निगमन है, उसको कराएंगे। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा खत्म। तो आप लोग उतार लीजिए। जैसे कि देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है भाई अभिक्रिया की अर्ध आयु। अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं, तो देखिए सिंपल हम इसे बताना चाहेंगे कि अभिक्रिया की अर्ध आयु उसे कहते हैं कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया अपने आप में 100% रहती है, आई मीन 100% रहती है, ठीक है। तो मान के चले कोई भी अभिक्रिया अपने आप में, यहां से लेके यहां तक मान के चले ये कोई अभिक्रिया ले लें, 0 से लेके कितनी अभिक्रिया है, 0% से लेके भाई 100% तक रहती है, कोई भी अभिक्रिया अपने आप में रहती है। तो अभिक्रिया की अर्ध आयु सिंपल ये कहता है ना कि किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में जो समय लगता है, मतलब कोई अभिक्रिया 100% है, कोई अभिक्रिया 40 है, तो उसके 80 है, तो उसको 40% पूरा होने में जो समय लगेगा उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। सिंपल, आपसे पूछ दे कि अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं, तो किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में जो समय लगता है, किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में जो समय लगता है, आई मीन 0% से लेके 100%, तो इस अभिक्रिया को 50% पूरा होने में जो समय लगेगा ना, उसी को अर्ध आयु कहते हैं। यहां पर अर्ध आयु कहलाएगा, यहां पर ये अर्ध आयु की कंडीशन है, अर्ध आयु इसको कहेंगे। आई बात समझ, अर्ध आयु उसे कहते हैं किसी भी अभिक्रिया को आधा पूरा होने में, किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में जो समय लगता है, मतलब पूरा होने में नहीं, इसके आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। तो आप लिख लें, सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी भी अभिक्रिया के किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में जो समय लगता है, उसे अर्ध आयु कहते हैं, उसे अर्ध आयु कहते हैं। सिंपल, ये है डिफिनेशन अपना, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। आपको डायग्राम बनाना है तो ये डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिंपल, अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे डिनोट किया जाता है भाई, तो लिख ले, अभिक्रिया के अर्ध आयु को अभिक्रिया की अर्ध आयु को टी हाफ से डिनोट करते हैं, टी हाफ से लिखते हैं। ठीक है, किसे लिखते हैं, तो टी हाफ, इसको T 1/2 मतलब टी हाफ,
टी हाफ से लिखते हैं अभिक्रिया के आधा पूर्ण जो समय लगता है उसे अभिक्रिया के अर्धायु कहते हैं। अभिक्रिया के अर्धायु को टी हाफ से लिखते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपके सामने कि प्रथम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का समीकरण लिखे और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु में रिलेशन आई मीन संबंध बताएं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध ये पूछता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो जस्ट उसी पे चलते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हेडिंग क्या है भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध। देखें कितना आसानी से हम प्रूव करेंगे। सबसे पहली बात हम लिखेंगे क्या, क्योंकि हम जानते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण। तो वेग स्थिरांक का समीकरण किसके लिए, शून्य कोटि। तो यहां पे लिखे शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण, वेग का समीकरण क्या होता है भाई, वेग स्थिरांक का समीकरण अभी जस्ट प्रूफ कराए हैं, पहले टॉपिक है इस वीडियो का, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण, के बराबर आर नॉट माइनस में आर टी बटे में टी, कुछ ये था। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत, ये लिखने के बाद 1 मान लो। अब यहां पे एक कंडीशन लिखना है, यदि, क्या कंडीशन लिखना है, यदि समय यदि आधा हो जाए, टी जो है वो टी हाफ के बराबर हो जाए, ठीक है। टी है वो किसके बराबर हो जाए, टी हाफ के बराबर हो जाए, मतलब आधा हो जाए। तो ये जो आर टी होगा ना, ये आर टी ये आर नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा। भाई आधा तो होगा ना, जाहिर सी बात है। ये टी समय बीतने के बाद सांद्रता है, जब ये टी आधा हो जा रहा है तो आर टी किसके बराबर हो जाएगा, जो अभिक्रिया पूरा हो रही है इसके आधे के बराबर हो जाएगी। तो आर टी आर नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा, सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, सारा मान ले चल के रख दे, टी की जगह पे ये रख दीजिए और आर टी की जगह पे आर नॉट बाई 2। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, के बराबर, ये लिखना पड़ेगा, यदि टी हाफ हो जाए और आर टी आर नॉट बाई 2 के बराबर हो जाए तो बस आर है तो यहाँ पर आर लिख लो, माइनस आर टी की जगह क्या रखोगे, आर नॉट बटे में 2 लिखोगे और सबके बटे में टी हाफ है, टी की जगह क्या लिखोगे, टी हाफ, तो टी हाफ 1/2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इधर लेते जाओ, तो टी हाफ बराबर के को नीचे लेते हो, यहां से 2 एलसीएम ले लो, 2 से इसमें गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 2r0 बनेगा और माइनस में यहां लिखो, नीचे बेहतर रहेगा, ठीक है। यहां पर टी को इधर लेके जाओ तो टी हाफ हो जाएगा बराबर के नीचे आ जाएगा, के नीचे आएगा तो सबसे पहले बात यहाँ पर एलसीएम ले लेना, 1 मान के, तो 2 एलसीएम आएगा तो 2 नीचे आएगा और के इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर के 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2r0 हो जाएगा, पूरा लिखो 2r0 और माइनस में क्या बन जाएगा, r0। यहां से क्या होगा, 2r0 में से r0 को घटा देना, फाइनल तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या बन के आएगा यहाँ से, टी हाफ बराबर 2r0 में से r0 घटेगा तो कितना बचेगा, r0, अब बटे में नीचे क्या आ जाएगा, 2k। ये जो है ना, ये इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का समीकरण है, कह सकते हैं, और ये संबंध भी है। ये किसका समीकरण है भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का समीकरण कह सकते हैं, और अर्ध आयु और वेग स्थिरांक में संबंध भी है। तो टॉपिक संबंध में है तो ये संबंध भी हो जाएगा, समीकरण बोलेगा तो समीकरण भी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कोई भी पूछे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का समीकरण बताएं या अर्ध आयु और वेग स्थिरांक का समीकरण बताएं, तो आप सिंपल ये बताइएगा कि टी हाफ बराबर r0 बटे में 2k है, जहां पर टी हाफ क्या है, अर्धायु है, r0 प्रारंभिक सांद्रता है और k क्या है, वेग स्थिरांक है, ठीक है। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर ले, बस इतना ही करना है, ये रहा रिलेशनशिप, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध, ठीक है, उतार लीजिए। देख सकते हैं जैसे कि ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में
संबंध। ठीक है, तो सबसे पहली बात चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं भाई इजिली। क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया का 10 समीकरण या प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का समीकरण, वेग स्थिरांक का समीकरण। बस इतना लिखने के बाद क्या होता है भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होता है? पढ़ाएं जस्ट, क्या होता है भाई? अभी जस्ट पढ़े, के बराबर 2.303 बटे में टी होता है, फिर लॉग होता है भाई, बेस में 10 होता है, आर नॉट बटे में क्या होता है? आर टी होता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब यहां से क्या करना है भाई? यहां से क्या करना है? कुछ नहीं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, पहला काम ये। फिर वही कंडीशन लिखोगे भाई, यदि टी जो है किसके बराबर हो जाए? टी हाफ के बराबर हो जाए। और जब ये हाफ के बराबर हो जाएगा तो यहां से आर टी जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा आर नॉट बाई 2 के, आर नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखना, कुछ नहीं करना, ये दोनों मान ले चल के यहां रखो भाई। तो के बराबर क्या बनेगा? 2.303 बटे में टी की जगह क्या रखोगे? टी हाफ। ठीक है, अर्धायु टी हाफ। लॉग है तो लॉग ही रहने देना, लॉग बेस 10। आर नॉट की जगह पे आर नॉट ही रहने देना बटे में आर टी की जगह पे क्या रखोगे? आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2। अब देखो यहां से क्या करना रहता है, ये आर नॉट से आर नॉट क्या हो जाएगा? खत्म। 2 जो होगा ये चला जाएगा कहां भाई? ऊपर। आई बात समझ? अब यहां से देखो क्या करना है, के बराबर 2.303 बटे में टी हाफ। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? टी हाफ। सही से लिख लो भाई, टी हाफ। यहाँ पे लॉग है तो लॉग, बेस 10 है तो 10, और 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 2। लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई मीन यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस सिंपल का मान रखे हैं। ये क्या है भाई? के सही से नहीं बन रहा है यार, के है। ठीक है, अब देखिए ये टी हाफ है, लॉग 2। अब यहां से कुछ नहीं करना है, बस सिंपल टी हाफ को इधर लेते जाओ। टी हाफ कहां जाएगा भाई? इस साइड। तो क्या बनेगा? यहां करते रहे। ठीक है, टी हाफ चला जाएगा इस साइड, तो टी हाफ हो जाएगा भाई, टी हाफ हो जाएगा बराबर इस साइड क्या हो जाएगा भाई? एक मिनट, अजान हो जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाए। तो चलते फिर आगे। ठीक है, यहां से देखें नेक्स्ट क्या हो जाएगा? टी हाफ इधर लेते जाएं, के नीचे आ जाएगा भाई, क्या बचेगा भाई? 2.303 बटे में के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि के को यहां भेज दिया और टी हाफ को इसके जगह पे भेज दिया। ठीक है, और log 2 का मान क्या होता है भाई? आपसे कोई पूछ दे log 2 का मान। ठीक है, log 2 का मान, क्योंकि यहाँ पे log वही ना बचेगा, log बेस 10 2। तो याद रखना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं log 2 का जो मान होता है ना भाई, ये होता है 0.3010। ठीक है, log 2 का मान होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? टी हाफ बराबर 2.303 बटे में के रहेगा, और इनटू करके आप क्या कर लेंगे? log 2 का मान यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, log 2 का मान कितना होता है भाई? 0.3010। अब कुछ नहीं करना है, इससे आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो टी हाफ का मान जो निकल के आएगा भाई वो क्या निकल के आ जाएगा? टी हाफ। ठीक है, टी हाफ है, टी 1/2 जिसको कहते हैं टी हाफ। ठीक है, टी हाफ का मान कितना निकल के आ जाएगा? इससे जब इसमें आप गुणा करेंगे ना तो बनेगा 0.6931 बटे में के। ठीक है, बटे में के। ये जो है शून्य कोटि अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध है, BIV है भाई। अब अच्छे से नोट डाउन कर ले। ये रहा आज का टॉपिक, आखिरी टॉपिक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध। यही होता है टी हाफ बराबर 0.693/k। इस पर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे। अभी फिलहाल में थ्योरेटिकल पार्ट जितना था सब खत्म हो गया,
और ये चैप्टर भी यहाँ पर साथ छोड़ दिया भाई अपना। और इसके बाद वीडियो सही लगा हो भाई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और वीडियो की भाई वॉच जरूर किया करें, ठीक है। और अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहें। क्लास 12 के खास करके बच्चे के लिए है ये वीडियो भाई। और अध्याय नंबर 3 है। तो बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं भाई कि आप लोग अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े और बार बार लिख कर पढ़े, ठीक है। क्योंकि भाई आप एक बार में इसे देखकर याद नहीं कर पाएंगे, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। आई बात समझ? तो आप इसे लिख कर इतना ज्यादा लिख दीजिए भाई कि एकदम पूरा माइंड में फिट हो जाए। बैठे एग्जाम में तो जिस दिन सोच लीजिए एग्जाम में जब बैठेंगे आप इतना लिख दीजिएगा कि जब आप एग्जाम में बैठे तो सोच लीजिए आपको लिखने की कोई जरूरत ही ना पड़े, आपका हाथ ही लिख दे फटाक से, इतना लिख डाले, ठीक है। क्योंकि भाई एग्जाम में ये क्लास 12 के बच्चे जो होते हैं भाई, एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे ना तब प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। अगल बगल के जो बच्चे रहते हैं तो बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं इंसान को। तो भाई देखिए इधर उधर की बातें खत्म, सिंपल आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर ले। ये रहा भाई इंपॉर्टेंट वाला प्रूफ, आप लोग अच्छे से देख ले। इस पर एक दो न्यूमेरिकल हम करा देंगे किसी दिन वीडियो बना के, ठीक है। आप लोग यहाँ पर पूरा ये चैप्टर क्या हो गया, अध्याय नंबर 3 खत्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम रहेगा डी और ए ब्लॉक, ओके। वीडियो सही लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कर लीजिए।